बल्कि हम बरसात और शीत ऋतु में सब्जियों की खेती यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो सकती है। उस समय हमारे बुंदेलखंड में एक विशेष अवसर मिलता है। यहाँ पर कितना भी अधिक वर्षा हो जाए जल जमाव नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा साकेत अवस्थी। हम इस समय कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान विभाग में आए हुए हैं, जहाँ की वेजिटेबल अर्थात सब्जी विभाग को देखने वाले हैं प्रोफेसर यहाँ के डॉक्टर AC मिश्रा। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारे संस्थान को समय दिया। सर हमारे बुंदेलखंड के किसानों के लिए आप जो है ये बताएं कि यहाँ की कौन सी मिट्टी और खासकर जो है जो सब्जी के उत्पादन का जो है किसान जो है व्यापार करते हैं या जो है फसल का उत्पादन करते हैं, कैसे लाभ अधिक कमाए, जो है कैसे बुआई करें और कैसे उत्पन्न करें। वैसे बुंदेलखंड जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है और अधिक तापमान रहता है। गर्मी में इतना अधिक तापमान हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लगभग एक महीने तक इस तरह से तापमान बना रहता है मई और जून महीने में। तो वो समय जो है अधिक तापमान वाला, वो कभी कभी हमें गर्मी वाली सब्जियों को लेने में बहुत बाधा उत्पन्न करता है जी। उसी दरमियान हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भी बहुत कमी होती है। तो उस समय हम सिंचाई भी बहुत अधिक नहीं दे सकते हैं अपनी फसलों को। इसलिए इतने अधिक तापमान पर गर्मी के ऋतु में खास करके और इतने कम पानी की उपलब्धता पर हम सब्जी खेती उतना ज़्यादा नहीं प्रमोट करते हैं, बल्कि हम बरसात और शीत ऋतु में सब्जियों की खेती यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो सकती है। और हम आपको बताएं कि एक बरसात के ऋतु में खास करके जब कभी कभी अधिक वर्षा हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण जल जमाव हो जाता है और ज़्यादातर सब्जियां उन क्षेत्रों में खास करके जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, जो लखनऊ और कानपुर और या मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सभी जगह वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण सब्जियां अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जी, खराब हो जाती हैं। तो वो उस समय हमारे बुंदेलखंड में एक विशेष अवसर मिलता है। यहाँ पर कितना भी अधिक वर्षा हो जाए जल जमाव नहीं होता खेतों में, और जल का निकासी ढलुआ जमीन होने के नाते यहाँ से जल बहुत आसानी से निकल जाता है जी। और उस समय हम बुंदेलखंड की सब्जियों को इस तरह से मतलब अधिक वर्षा के कारण जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचता है और हम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक फसल ले सकते हैं। सबसे खास बात बताएं, यहाँ पर वर्षा ऋतु में जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, खास करके कद्दू, तरोई, लौकी, खीरा और जो चिचिंडा, जो भी इवन परवल भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन होता है वर्षा ऋतु में, और इसकी खेती हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं जी। कुछ तकनीकियाँ केवल हमारे किसानों को बताने की आवश्यकता है जी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को सर आप बताएं कि जो है वो परवल की या जो भी सब्जियां हैं कैसे उत्पन्न करें और लाभ कमाएं। देखिए, वर्षा ऋतु में हमारे किसान सबसे बहुत जरूरी बात है कि पहले तो मेड़ बनाकर ही सब्जियों की खेती करें। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं उनको कंपोस्ट का प्रयोग अधिक करें, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। अच्छा, हाँ, बुंदेलखंड की मिट्टी में जो है 0.5% से भी कम कार्बन हम लोग नापे हैं। तो वो सब्जियों के लिए उतना कम कार्बन उपयुक्त नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में आपको किसानों को हमारे चाहिए क्या कि वो जैविक खाद खास करके कंपोस्ट इसका प्रयोग अधिक करें जी जी। और अधिक प्रयोग करके फिर खेत तैयार करके मेड़ी बना लें। मेड़ बनाकर उस पर जो है काले पॉलीथीन की चादर उस पर बिछा के दोनों तरफ से दबा दें। और जो कद्दू वर्गीय सब्जियां ज्यादातर एक पौधा से पौधा 1-1 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है जी जी। 1-1 मीटर दूरी पर वो उस पॉलीथीन में छेद कर करके और दो दो बीज बुआई कर दे। अच्छा, मतलब जो है कहने का तात्पर्य कि जो है सब्जी बोने के पहले जो है जो मेड़ बनाई जाए उस पर ब्लैक कलर की पन्नी पूरी बिछा दी जाए और उसमें छेद कर दिए जाए, छेद के अंदर बीज रोपण किया जाए। अच्छा, उसमें क्या फायदा होगा? उसमें ये होगा कि जो बहुत ज्यादा घास की भी समस्या है बुंदेलखंड, बरसात में घास इतना ज्यादा होती है कि उस पर अगर यदि किसान
किराए पर मजदूर लेकर और निराई कराता है तो उसको बहुत महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल, हाँ। उसके लिए उनको चाहिए कि अगर पॉलीथीन बिछा देते हैं तो घास की समस्या बिल्कुल खत्म। अच्छा। और यदि बहुत ज्यादा पानी बारिश हो जाती है, 100 मिलीमीटर कभी कभी रात भर में बारिश हो जाती है, ऐसी कंडीशन में मिट्टी सख्त हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है जी, मिट्टी बैठ जाती है, मतलब बारिश के बाद। हाँ। जी, उस समय क्या करना चाहिए, मिट्टी बैठे ना, वो पॉलीथीन जब रहेगी तो मिट्टी को बैठने नहीं देती और वो नमी बरकरार रहेगी, अंदर नमी बरकरार रहेगी जी। और भुरभुरा रहेगी। हाँ। मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उससे क्या होगा, जड़ों का जो पेनिट्रेशन है, संचार, हवा संचार अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा उसमें बढ़वार होता है। तीसरी चीज क्या करनी चाहिए कि ऊपर यदि हमारे किसान भाई दे सके तो 2 किनारों पर बल्लियां गाड़ कर और उस पर तार 2-3 राउंड का बांध देते हैं, जिस पर वो बेल जो है उस पर चढ़ जाए। जी। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे किसान यदि बेल को भी रस्सियों पर या तार पर बांध कर चढ़ा दिए, जिनके पास कुछ नहीं है, उतना ज्यादा संसाधन नहीं है, यदि सूखी लकड़ियां कहीं से पा जा रहे हैं, झाड़ियों का टहनियां पा जा रहे हैं, तो वो भी अगर यदि गाड़ कर उसको ऊपर चढ़ा दे रहे हैं बेल को, तो उनका जो फल होगा वो बिल्कुल रोग रहित, धब्बा रहित और अच्छे गुणवत्ता का फल होगा, उत्पाद होगा और उसका अधिक मात्रा कीमत मिलेगी। बात जी, अच्छा बहुत अधिक कीमत मिलेगी। इस तरह से हम काले पॉलीथीन पन्नी से ही आप देखेंगे कि आपका जो फसल है बिल्कुल काले हरे रंग की पत्तियां, और उसकी में फल भी जो है ऐसे पारंपरिक विधि जो बिना पन्नी के हम खेती करेंगे उसकी अपेक्षा कम से कम हम लोगों ने जो अपने प्रयोग से देखा है 2.5 गुना अधिक फल मिलता है। अच्छा, पैदावार 2.5 गुना अधिक। ये कद्दू वर्ग की सब्जियों के बारे में बता रहे हैं। कद्दू वर्ग की सब्जियों की खेती इस तरह से कर सकते हैं। बाकी लोबिया की खेती किसान हमारे कर सकते हैं, वो भी थोड़ी उठी हुई क्यारियों में, या मेड़ बनाकर छोटे छोटे पतली पतली मेड़ बनाकर करें, या फिर क्यारियां बनाए जो कि 15 सेंटीमीटर जमीन सूखी रहे, जिसे पानी जल जमाव होने बजाय पानी फिसल कर बाहर निकल जाए। हाँ। अच्छा, ये सर सब्जियां जो है आपने जो बताया जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां और इसके उत्पादन के विषय में, तो ये बरसात के सीजन में ही केवल इसको किसान इस विधि को अपना सकता है कि गर्मी की ऋतु में भी ऐसा जो है कर सकता है? देखिए, गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में पॉलीथीन का प्रयोग तो कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि नमी संरक्षित रहेगी। ये यदि एक बार हमने पानी दे दिया तो उसके बाद वो नमी काफी दिन तक संरक्षित, 15 दिन तक अगर पानी नहीं पाएगा तब भी वो अंदर संरक्षित रहेगा। लेकिन समस्या क्या होती है, फिर हमें बेल पर लेकिन बेल को चढ़ाना नहीं है, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है। उस समय फूल जब लगेगा और गर्म हवाएं उधर से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा जब उसे करेगी ना, तो फूल में परागण नहीं होता है और वो जल्दी सूख जाते हैं। जी। फल नहीं लगेगा बल्कि सूख गिर जाए। उसको उस समय क्या करना होगा कि हम जमीन पर ही बेल को रखें। अच्छा। हाँ, पॉलीथीन की पन्नी जो है उसी के ऊपर यदि वो फैल जा रहा है तब भी पॉलीथीन जो है गर्म हो जाता है और उस पे जो फल उसके संपर्क में आता है वो फिर नुकसान हो जाता है, उसमें वहाँ पर धब्बे लगते हैं, जलन हो जाता है, फिर उसके बाद सड़न पैदा होता है। जी। तो उसके बचाव के लिए सर, उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो जहाँ पर हमने पलवार प्रयोग करके पौधा लगाया है, बीच में जहाँ बेल को हम फैलने के लिए बीच वाले जगह में बेल फैलाते हैं, वहाँ घास बिछा देना चाहिए, सूखी घास। अच्छा। यदि सूखी घास हम बिछा दे रहे हैं तो उसके ऊपर फल जो है सही वो जल मतलब मिट्टी के ताप के संपर्क जलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, उससे संपर्क में स्पॉट नहीं आएंगे। इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये तब की बात है जब हमारे पास पानी सिंचाई की जो है पर्याप्त सुनिश्चित व्यवस्था हो, तभी ये। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसानों को अपने अक्सर हम मना करते हैं कि यदि जिनके पास बारिश सिंचाई की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह, वो गर्मी को जाए बरसात में ही सब्जी की खेती करें। जैसा कि अभी देखिए सर, ये बरसात का सीजन ही चल रहा था, अब जो है देखा जाए तो वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर ही है जी। तो इससे पहले जो किसानों ने जो है सब्जी अर्थात खरीफ की फसल पर जैसे भी भिंडी है या अन्य वगैरह जो है लौकी है, तरोई है, ये सब सारी चीजें जो है उत्पन्न किया है, तो इस मौसम पे जो है आपके द्वारा किसानों को क्या निर्देश है कि कौन सी सब्जी महत्वपूर्ण है जिसका उत्पादन अधिक होगा और लाभ अधिक होगा? यहाँ हमारे बुंदेलखंड में खास करके मैं देख रहा हूँ बादा महोबा इस सब क्षेत्र में ये करेला और तरोई, ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनका रेट जो है गिरता नहीं है। जी। ये काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, जबकि लौकी और भिंडी का रेट
मैं देखता हूँ कि बाजार में दर जो है कभी कभी गिर जाता है, लेकिन इन दोनों का रेट बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे किसान कोशिश करें कि अधिक आमदनी कमाने के लिए वो करेले और तरोई की खेती करें। अब जैसे मैंने बताया, मल्चिंग का प्रयोग माने काली पॉलीथीन के से ढक के मेड़ी और ऊपर चढ़ाकर बेली, तब जाकर वो अच्छा इसके उत्पादन पाएंगे। उसके अतिरिक्त चिचिंडा जो होता है उसका भी बहुत अच्छा रेट मिलता है। परवल का बहुत अच्छा रेट मिलता है। परवल का भी यदि खेती करते हैं हमारे किसान, परवल में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, उसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो उसमें कम से कम 5% नर पौधे पूरे प्लांटेशन में होने चाहिए, जिससे उसका परागण क्रिया जो है हो जाए सुचारू रूप से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय में जो परोड़ा होता है, परोड़ा होता है, खेक्सा, परोड़ा की भी खेती हम लोग करते हैं। वो बहुत अच्छे रेट में जाती है। आप जानते हैं वो 250-200 रुपए किलो जाती है, और उसकी भी बड़ी सफलतापूर्वक बरसात में खेती कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें चढ़ाने के लिए बहुत कीमती महंगा व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। झाड़ियाँ यदि हम गाड़ देते हैं परोड़ा के जड़ के पास, तो उसी झाड़ी पर चढ़ कर वो बहुत अच्छा फल देता है। उसकी भी खेती बहुत अच्छी मानी जाती है हम लोगों के दृष्टिकोण से। अच्छा। बहुत अच्छी जी। और उसके बाद मैंने देखा है कि सफलतापूर्वक कद्दू, भिंडी, लौकी सब कुछ हो सकता है जी, लेकिन खीरा, करेला, तरोई, परोड़ा, परवल, इनका यदि खेती किसान हमारे करते हैं तो उनको आमदनी बहुत अधिक होगी जी। बिल्कुल, महंगी जो है सब्जियां हैं ये, और महंगी के साथ साथ इन पर जो है सावधानियां, और सावधानियों के साथ साथ मेहनत भी है। मेहनत थोड़ा परिश्रम है जी। परिश्रम लेकिन उनका कम हो जाता है एक बार यदि वो अपने जो बेल है उसकी चढ़ाने की व्यवस्था कर देते हैं, और जो मेड़ है नीचे जड़ के पास वो यही काली पॉलीथीन पलवार से ढक देते हैं, तो निराई से उनका छुट्टी पूरे सीजन भर, निराई में कोई वो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें जो है एक स्थितियां कीटनाशक का भी आता है, कीट लगता है सब्जियों में, उनसे बचाव के लिए कैसे क्या करें? देखिए, मेरा मानना है, मैंने जो देखा है, यदि आप अपने खेत को और खेत के आसपास के वातावरण को खरपतवार से दूर रखते हैं, फ्री रखते, मुक्त रखते हैं, तो आपके खेत में कीड़े और रोग का प्रकोप बहुत ही कम होगा, न के बराबर। मैं तो देखा हूं कि मैं जब बेल को ऊपर चढ़ा दिया और नीचे मेड़ी को ढक दिया कि कोई घास पास नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें कोई कीड़ा ही नहीं आता, नहीं कोई रोग आए। हाँ, कोई ऐसी महामारी टाइप रोग अचानक आ गया, 24-36 घंटे बारिश होती रही तो उसमें कुछ पत्ती वाले रोग आते हैं। उसमें उनको जो समय समय पर कुछ कम प्रभाव वाले, जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव अधिक प्रभाव नहीं डालने वाले इस कीटनाशियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फफूंदनाशियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कार्बेंडाजिम एक फफूंदनाशी आती है जो कि बहुत ही सही है। यदि पत्ती पर धब्बा आ रहा है या बेल के सड़न हो रहा है, तो उस पर जो है कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का करके छिड़काव कर देते हैं, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से यदि चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं जी, यदि बेली पत्ती हिलाते हैं, उस पर कोई फुदकने वाला कीड़ा छोटा छोटा दिखता है, जिसका मतलब उस पर रस चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं, वो कभी कभी कर्लिंग जो क्या कहते हैं, सिकुड़न, पत्ती का सिकुड़न वाला हो जाती है, आ जाएगा। तो उसको बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड नाम की एक कीटनाशी आती है, जो कि वो 7 से 8 दिन में उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो तोड़ाई करने के बाद उसका प्रयोग करें, जिससे कि अगली तोड़ाई 7-8 दिन बाद हो, और इधर उसका प्रभाव तब तक कीटनाशी समाप्त हो जाए। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे जो है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर डॉक्टर AC मिश्रा जी, जो कि सब्जी विभाग देखते हैं, और किसानों के संबंध में इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, खासकर किसानों को, बुंदेलखंड के किसान को, जो कि जनपद बांदा के किसान हैं, और अपने बांदा में स्थित इस जो कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ के प्रोफेसर हैं, रात दिन कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, और उसी सब्जी की रिसर्च में भी जो है इनके वक्तव्यों का अगर ध्यान दे करके किसान अनुपालन करते हैं तो संभवतः लाभ कमा सकते हैं। बांदा से कृषि पिटारा के ये साकेत थी।
तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।